Hello and welcome to the class 9th online chemistry classes. In this video we are discussing the Rutherford model of an atom from chapter number 4 from class 9th NCERT science book. So in our previous video we have discussed about the experiment that has conducted by the Rutherford by taking the gold foil, and what he had observed is that most of the spaces are empty, and this is what we have to discuss in this video here. तो फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग, जैसे हमने क्या किया था कि एक बच्चे को अगर हमने एक बार्ब्ड वायर फेंस के सामने खड़ा करके वो स्टोन थ्रो करने के लिए बोला तो हर बार उसे आवाज सुनाई नहीं दी। तो इसका मतलब क्या था कि उसमें एम्प्टी स्पेस है जिसके थ्रू जो स्टोन है वो डायरेक्टली पास हो सकता है। तो फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग, यानी यहाँ से वर्ड ऊपर से आया है, Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment that रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected। कि ज्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है क्योंकि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास हो गए थे बिना डिफ्लेक्ट हुए। बहुत सारे पार्टिकल पास हुए। Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। और बहुत कम पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे अल्फा पार्टिकल्स के। इसकी क्या वजह थी कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो बहुत ही कम स्पेस ले रहा था एटम के अंदर। डिफ्लेक्शन होने की वजह क्या थी कि प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज है, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज थे। अब लाइक चार्ज क्या करता है, रेपल करता है, तो इस वजह से उसके अंदर क्या हुई, डिफ्लेक्शन हुई। A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। एक बहुत कम स्मॉल यानी बहुत छोटा सा फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल का वो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ। पहले ही पढ़ा था हमने इसे, ये एक्चुअली 1 in 20,000 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ था इन्होंने 12,000 दे दिया है। तो एक पार्टिकल 20,000 से पार्टिकल्स में से 180 डिग्री पे वापस चला गया। तो इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम were concentrated in a very small volume within the atom। कि जितना भी मास है गोल्ड के अंदर और पॉजिटिव चार्ज है वो सब कहाँ पे कंसंट्रेट है, एक छोटी सी वॉल्यूम में, यानी बहुत कम स्पेस के अंदर प्रेजेंट है एटम में। तो फ्रॉम द डेटा he has also calculated that the radius of the nucleus is about 10 raised to the power 5 times less than the radius of the atom। अपने डेटा से उसने ये भी कैलकुलेट किया कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10 रेज़ टू द पावर 5 टाइम्स कम है अगर हम रेडियस ऑफ एटम की बात करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट Rutherford put forward the nuclear model of an atom and which had the following features। तो इन सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का, जिसके क्या फीचर्स थे कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम का जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, कि जितना भी मास है एटम का वो सब कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल नेग्लिजिबल कंसिडर किया गया। The electrons revolve around the nucleus in circular path, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा होता है अगर हम एटम के साइज से कंपेयर करें तो। ठीक है, यानी बहुत कम स्पेस होता है। तो इसके बेसिस पे फिर उन्होंने जो मॉडल दिया, आप ये तो नहीं था कि वो बिल्कुल सही थे, बहुत सारी चीजें उनके मॉडल में ठीक भी थी और बहुत सारी चीजें गलत थी। तो उसको हम ड्रॉबैक्स में पढ़ते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के। द रेवोल्यूशन ऑफ
the electron in a circular orbit is not expected to be stable. कि अगर वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहा है तो वो स्टेबल नहीं होगा. तो एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन. और हम ये देखते हैं कि अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें हमेशा एक्सेलरेशन होगा ताकि वो सर्कुलर पाथ पे अपने आप को मेंटेन कर सके. और अगर एक्सेलरेशन होगा तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, रेडिएट करना पड़ेगा उसे. कि ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, एनर्जी निकलेगी उसके अंदर से. So thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. तो जो revolving electron है वो इतनी एनर्जी लूज करता चला जाएगा और फाइनली वो कहाँ पे गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर. So if this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. अब अगर ये केस था तो एटम को अनस्टेबल होना चाहिए था और कोई भी मैटर इस अर्थ के ऊपर वो स्टेबल ना होता. लेकिन हमें पता है कि एटम जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर भी रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे. तो इसके बाद फिर बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया जिसको और ज्यादा एक्सेप्ट किया गया, और ज्यादा एडवांस मॉडल था. जैसे जैसे डिस्कवरीज होती चली गई आगे तो और भी एडवांस मॉडल आते चले गए इसमें. In order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. कि जो ऑब्जेक्शंस आए थे रदरफोर्ड मॉडल के, नील बोर ने उनके आंसर देने की कोशिश की और उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स रखे कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम. कि सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल सेपरेट ऑर्बिट माना गया है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो अलाउ होती है एटम में. इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में यानी रिवॉल्व नहीं कर सकता, उनके लिए स्पेसिफिक ऑर्बिट होती है. And while revolving in discrete orbit, the electrons do not radiate energy. और जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट में वो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहे हैं. So before moving further, let us know about Niels Bohr. He was born in 1885 and his death is 1962. He was born in Copenhagen on 7 October 1885. He was appointed professor of physics at Copenhagen University in 1916. 1916 में वो प्रोफेसर अपॉइंट हुए थे कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में. He got the Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922. 1922 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था स्ट्रक्चर ऑफ एटम देने के लिए. Among Professor Bohr's numerous writings, 3 appearing as books are. कि बहुत सारी राइटिंग्स में से 3 जो बुक की तरह थी वो कौन सी थी? द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोर्स के लिखी हुई बुक है. एटॉमिक थ्योरी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये 3 जो बुक्स हैं नील्स बोर की वो लिखी गई. अब बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या था कि दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल. और जिन ऑर्बिट्स और सेल्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे उन्हें क्या बोला उसने? एनर्जी लेवल बोला. एनर्जी लेवल इन एन एटम आर शोन इन फिगर 4.3. एनर्जी लेवल इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखे हैं. बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है. जो सबसे पहला सबसे नियरेस्ट शेल होती है वो के शेल से रिप्रेजेंट किया गया और उसके लिए जो स्मॉल एन है वो क्या है? 1 होता है. फिर दूसरी जो सेल है से बाहर वाली वो एल सेल, एम सेल, एन सेल, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है. एन यहाँ पे क्या बता रहा है? एनर्जी लेवल को. यानी एनर्जी लेवल 1 है तो के सेल, 2 है तो एल सेल, 3 है तो एम सेल एंड 4 है तो एन सेल होता है. और ये क्वांटम नंबर्स में आता है. तो कुछ ही एनर्जी लेवल से इन एनर्जी लेवल के अलावा और कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल सकते. So these orbits or cells are represented by the letters K, L, M, N. और द नंबर्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4. ये जो ऑर्बिट्स और सेल हैं उसे हम के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो नंबर्स हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसके अंदर. तो लेट्स सी द इन टेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम
एक्सप्लेन हाउ द एटम्स इज न्यूट्रल एज ए होल। ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पे एक्सप्लेन कीजिए कि एटम न्यूट्रल कैसे होता है। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज था उतना ही उसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज, और इस वजह से वो न्यूट्रल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom। कि अगर हम रदरफोर्ड का मॉडल देखते हैं तो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। डिस्कस कर चुके हैं हम कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वही डिफ्लेक्ट कर सकता था, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ड्रा अ स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 सेल्स। यानी आपको जैसे अभी दिखाया था डायग्राम के अंदर, इस तरह से एक बोर एटॉमिक मॉडल बनाना है और 3 सेल्स ही देनी है, यानी के, एल और एम सेल देना है उसके अंदर आपको बस। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज, what do you think would be the observation of the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हम अगर करें तो और ज्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिल सकती है। अगर उससे हैवियर करें, बहुत सारी रिएक्शंस भी हो सकती हैं, रेडियो एक्टिविटी भी हो सकती है उसमें, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट वाज डिस्कवर्ड is neutrons। In 1932, J. Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of proton। जेम्स चैडविक ने 1932 में एक ऐसे पार्टिकल की खोज की एटम में जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और उसे उन्होंने क्या बोला, न्यूट्रॉन। एंड इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन्स जो है वो सभी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। एटम, हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन। अगर हम जनरली बात करते हैं तो न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो अगर हमें मास निकालना है एक एटम का, तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, अगर हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें मास ऑफ एन एटम मिल जाता है। लेट्स सी अनदर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। Name the 3 subatomic particles of an atom। The 3 subatomic particles of an atom are electron, proton and neutron। Electrons are negatively charged, protons are positively charged, whereas there is no charge on neutron, or we can say that these are electrically neutral। The second question is, helium atom has an atomic mass of 4U and 2 protons in its nucleus। How many neutrons does it have। हीलियम एटम के जो एटॉमिक मास है वो 4 यूनिट दे रखा है। अब इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, और ऊपर से अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर ऐड करते हैं, 2 प्रोटॉन दे रखे हैं, तो 4 में से 2 प्रोटॉन माइनस होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे इसके अंदर, 2 न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। So this is all for this video। Hope you had understand the Rutherford model as well as Bohr's atomic model, and in our next video we will discuss how electrons distributed in different orbit cells। Thank you for watching this video।